सभी को नमस्कार। अत्ति की पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो चैप्टर है उसका सेकेंड फेज पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो मास प्रोडक्शन था वो कैसे शुरू हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे शुरू हुआ, उसके बारे में हमने चर्चाएं की थी। आज हम आपको बताएंगे कि जो हैंड लेबर है वो स्टीम पावर, जैसे हाथ से जो भी चीज़ें बनाई जाती थी वो उसमें स्टीम पावर यानी भाप की शक्ति का यूज कैसे किया जाने लगा या मशीनों का यूज कैसे आया, इसके बारे में चर्चाएं करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, घंटी वाली बटन को, ताकि हमारे चैनल की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि इन विक्टोरियन ब्रिटेन देयर आर नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर। विक्टोरिया मतलब महारानी विक्टोरिया की बात कर रहा है कि विक्टोरिया के ब्रिटेन में ह्यूमन लेबर की कोई कमी नहीं थी, मतलब वहां पर काम करने वालों की कोई कमी नहीं थी। पुअर पीजेंट्स एंड वर्गन्स मूव टू सिटीज इन लार्ज नंबर इन सर्च ऑफ जॉब वेटिंग फॉर जॉब्स। कह रहा है कि जो गरीब किसान थे, जो बेरोजगार थे, जो कामहीन थे, जो जिनके पास कोई वर्क नहीं था, वो बड़ी संख्या में शहरों में काम की तलाश में जाते थे और काम का इंतजार करते थे। As we will know, when there is a plenty of labor, wages are low. यह इकोनॉमी का थॉट है कि जब लेबर की मात्रा अधिक होती है तो वेज कम होती है, यानी जब लेबर बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं तो जो मजदूरी होती है वो कम होती है। सो इसीलिए इंडस्ट्रीज हैज नो प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज एंड हाई वेज कॉस्ट। तो जो उद्योग धंधे वाले थे, जो उद्योगपति थे, उन्हें लेबर की शॉर्टेज और हाई वेज का कोई टेंशन नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दे डिड नॉट इंट्रोड्यूस मशीन्स दैट गॉट राइट टू ह्यूमन लेबर एंड रिक्वायर्ड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसीलिए उन्हें मशीनों की कोई आवश्यकता नहीं थी या वो मशीनों का इंट्रोड्यूस नहीं लेते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ह्यूमन राइट्स यानी जो मनुष्य हैं उनकी जगह हमें बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होगी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। इन मैनी इंडस्ट्रीज द डिमांड ऑफ फॉर लेबर वॉज सीजनल। कई उद्योगों में लेबर की जो डिमांड थी वो सीजनल थी। गैस वर्क्स और बेवरेज वेयर स्पेशली बाइंग थ्रू द कोल्ड मंथ। कह रहा है कि जो गैस वर्क्स था और जो ब्रेवरीज वर्क्स था उसे केवल कोल्ड के महीनों में वो व्यस्त रहता था, यानी ठंडी सीजनों में उसे किया जाता था। सो दे नीड मोर वर्क्स टू मीट देयर पीक डिमांड्स। इसीलिए उन्हें ज़्यादा वर्कर्स की आवश्यकता होती थी अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। बुक्स बाइंडर एंड प्रिंटिंग, कैटरिंग एंड क्रिसमस डिमांड टू नीडेड एक्स्ट्रा हैंड बिफोर दिसंबर। कह रहा है कि जो बुक्स बाइंडर थे, प्रिंटर थे, जो कैटरिंग वगैरह थे, क्रिसमस की डिमांड में उन्हें लेबरों की आवश्यकता अधिक होती थी, क्योंकि दिसंबर तक इसे पूरा करके देना पड़ता था। एट द वाटरफ्रंट विंटर वाज द टाइम ऑफ शिप वेयर रिपेयर्ड एंड स्प्रेड अप। कह रहा है कि वाटरफ्रंट में यानी जो विंटर सीजन था उसमें जहाज़ों की भी रिपेयरिंग की जाती थी, जो शिप्स वगैरह होती थी उसकी रिपेयरिंग होती थी। इन सच इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन फ्लक्चुएटेड विद द सीजन्स, इंडस्ट्रीज यूजुअली प्रीफर्ड हैंड लेबर एम्प्लॉयड वर्कर फॉर द सीजन। इसीलिए इन इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन था वो फ्लक्चुएट करता था हर सीजन में। इसीलिए जो उद्योगपति थे वह प्रायः हैंड लेबर यानी हाथ के मजदूरों को, या जो हाथ से मजदूर होते थे, जो हैंड लेबर होते थे, उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। द रेंज ऑफ प्रोडक्शन कुड बी प्रोड्यूस ओनली विद द हैंड लेबर। कई प्रकार के जो प्रोडक्ट होते थे उन्हें केवल हाथ से उत्पन्न किया जाता था या उन्हें केवल हाथों से बनाया जाता था। मशीन वर ओरिएंट टू बी प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म standardized good for mass market, but the demand in the market was often for good with the intricate designs and specific shapes. In the mid 19th century, Britain is distant 500 variety hammer were produced
and 45 kinds of eggs. They required human skill, no mechanical technology. कह रहा है कि जो रेंज था प्रोडक्शन का वो हाथों से किया जाता था। जो मशीन्स आई वो केवल एक ओरियन प्रकार का एक यूनिफॉर्म या स्टैंडर्डाइज गुड्स का प्रोडक्शन मास मार्केट में की, लेकिन जो मार्केट में डिमांड होती थी वो अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन और विशेष आकार के सामानों की होती थी। मिड 19th सेंचुरी तक ब्रिटेन में लगभग 500 प्रकार के हैमर और 45 काइंड्स यानी एक्स यानी कुल्हाड़ियों का प्रयोग होता था या किया जाता था, या उसके 45 प्रकार की वैरायटियां होती थी। दीज रिक्वायर्ड ह्यूमन स्किल, इसमें मनुष्य की स्किल की आवश्यकता होती थी, मशीन की नहीं। इन विक्टोरियंस ब्रिटेन द अपर क्लास एरिस्टोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेसीज प्रेफर थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय हैंड। विक्टोरिया के या महारानी विक्टोरिया के ब्रिटेन में जो ऊपरी कास्ट के लोग थे, जैसे एरिस्टोक्रेटीज और ब्यूरोक्रेसीज, ये लोग हाथ से बने सामानों को प्रिफर्ड करते थे, यानी हाथ से बने सामानों का प्रयोग करते थे। हैंडमेड प्रोडक्ट कम टू बी सिंबल ऑफ रिफाइनमेंट एंड क्लास। हाथ से बने सामान रिफाइनमेंट और वर्ल्ड क्लास के लिए प्रसिद्ध थे। दे वर बेटर फिनिश्ड, उनकी फिनिशिंग अच्छी होती थी। इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड केयरफुली डिजाइंस, वो व्यक्ति विशेष द्वारा उत्पन्न किए जाते थे या बनाए जाते थे और अच्छी तरह डिजाइन किए जाते थे। मशीन मेड्स, जो मशीनों से बने सामान थे, वो उपनिवेश में भेजे जाते थे या कॉलोनी में सेंड किए जाते थे। इन दिस कंट्रीज द लेबर्स शॉर्टेज, industries were keen to using mechanical power so that need of human labor can be minimized. जब इन देशों में लेबर की शॉर्टेज, तब ये उद्योगपति लोग मशीनों का प्रयोग करना शुरू कर दिए ताकि लेबर की आवश्यकता कम से कम हो। This was case in 19th century. America, Britain, however, had no problem hiring human hands. इस केस में 19th सेंचुरी में जो अमेरिका, ब्रिटेन और भी जो देश थे, उन्हें कोई समस्या नहीं होती थी ह्यूमन हैंड्स को या लेबर को हायर करने में। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आई होगी कि वो लोग हाथ से बने सामानों को प्रेफरेंस इसलिए देते थे कि जो हाथ से बने सामान थे वो बहुत ही अच्छे होते थे और उनकी फिनिशिंग अच्छी होती थी, और लेबर की कोई समस्या ना होने के कारण वे सभी लोग हाथ से बने सामानों को प्रेफरेंस देते थे और मशीनों का प्रयोग अब तक कम हो रहा था। अब बात करते हैं लाइफ ऑफ वर्कर, यानी जो वर्कर्स थे उनका जीवन कैसा था, वो कैसे जीवन को जीते थे, इनके बारे में बात करते हैं। तो जो abundance of labor in market affected the lives of workers. The new possible jobs travel in the countryside, hundreds tramps out to the cities. The actual possibility of getting job depend on the existing network of friendship and the keen relation. If you had a relative or friend in the factory, you were more likely to get the job quickly. But not everyone had social connection. Many job seekers had wait weeks, spend night under the bridge or night. कह रहा है कि जो लेबर मार्केट था वो बहुत ही भरा हुआ था। तात्पर्य यह है कहने का कि लेबर बहुत ज़्यादा थे और वर्क बहुत ज़्यादा कम थे। तो ये वर्कर जो होते थे वो घुमक्कड़ का जीवन व्यतीत करते थे, देश के इस भाग से देश के उस भाग ट्रम्प्स या अलग अलग ग्रुप बनाकर घूमते रहते थे। जो जॉब पाना था, एक्चुअल में जो पॉसिबिलिटी थी जॉब पाने की, वो फ्रेंडशिप नेटवर्क या रिलेशन पर थी। जिसका जितना अच्छा सोशल नेटवर्क होता था, जिसके रिलेटिव जितने ज़्यादा फैक्ट्रियों में होते थे या फैक्ट्री में होते थे, वो उतनी जल्दी जॉब को प्राप्त कर लेते थे। लेकिन हर व्यक्ति का सोशल कनेक्शन इतना अच्छा नहीं होता था, जिसके कारण हर व्यक्ति कई हफ्तों तक लोग जॉब का इंतज़ार करते थे और रात को, यानी जो रात होती थी, उसे ब्रिज के नीचे या फिर खुले आसमान के नीचे व्यतीत करते थे।
ये देखिए पेंटिंग में दिखाया गया है हाउसलेस एंड हंगरी, पेंटिंग बाय द सैमुअल लुक फाइल्स 1874। 19 की बात है। देखिए क्या दशा थी उस समय इंग्लैंड की कि लोग जॉब की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। Some stay in right refuges that were set up by private individual, other were the casual ward maintained by the poor law authorities। कुछ जो होते थे वो नाइट रिफ्यूजीज में सहारा लेते थे, जो रात में शरणार्थी क्राइम जो प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा बनाया गया था, और कुछ जो होते थे वो कैजुअल वार्ड जो बनाए जाते थे पुअर जो लॉ अथॉरिटी थी उनके द्वारा गरीबों में अपना समय व्यतीत करते थे। सीजनली ऑफ द वर्क इज मेन इंडस्ट्रीज मीन्स टू प्रोलॉन्ग पीरियड विदाउट वर्क। सीजनली वर्क में जो सीजनली वर्क होता था उसमें कई इंडस्ट्रीज जो होती थी लंबे समय तक बिना काम के होती थी, यानी उसमें काम नहीं होता था। आफ्टर द बिजी सीजन वाज ओवर द पुअर वर ऑन द स्ट्रीट अगेन। जब बिजी सीजन ओवर हो जाता था, मतलब जब सीजन ऑफ हो जाता था, तो जो गरीब होता था वो फिर से गलियों में आ जाता था, मतलब फिर से बेरोजगार हो जाता था। Some return on the countryside after the winter when the demand of labor in rural area up in places, but most look the odd job which till the mid 19th century were difficult to find। कुछ जो होते थे वर्कर्स वो ठंडी के समय में लेबर की डिमांड जो गांव में होती थी वहां पर चले जाते थे। कुछ जो होते थे वो शहरों में रह के दूसरे जॉब करते थे, जिसे जो कि प्राप्त करना मिड 19th सेंचुरी में काफ़ी कठिन था। काफ़ी बहुत ही कठिन था। जो वेज थी इंक्रीज्ड, वेज इंक्रीज हो चुकी थी समवॉट द अर्ली 19th सेंचुरी, but they tell the little about the welfare of worker। The average figure hide to variation between trades and fluctuation from year to year। For instance, when prices rose sharply during the prolonged Napoleonic War, the real value of what the worker earned felt significantly since same wage could not buy fewer things. More incomes worker depend not to be wage rates alone. What was the also critical was the period to employment, the number of days of the work demand determine the average daily income of the worker। तो जो वेज थी वो 19th सेंचुरी में कहीं कहीं बढ़ चुकी थी, बट लेकिन उसमें जो वेलफेयर था वर्कर्स का बहुत कम था, मतलब वर्कर्स का उससे लाभ बहुत कम था। जो यूएस फिगर अगर हम देखें तो वेरिटेशन जो था ट्रेड में और फ्लक्चुएशन जो था हर साल, उसके कारण वेज में इंक्रीमेंट बहुत कम हुआ था। दूसरी बात यह थी फॉर इंस्टेंस व्हेन प्राइसेस रोज शार्पली ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग्ड नेपोलिक वॉर, कह रहा है लंबे समय तक चलने वाले नेपोलिक वार में जब प्राइसेस बढ़ गए बहुत तेजी से, तो जो रियल वैल्यू थी वर्कर्स की अर्निंग की वह भी बढ़ी, वह भी फेल सिग्निफिकेंटली सिंस सम वेज कुड नाउ बाय फीवर थिंग्स, कि कुछ मजदूरी से अब कुछ सामानों को परचेज किया जा सकता था। मोरओवर इनकम ऑफ वर्कर डिपेंड नॉट ऑन द वेज रेट अलोन, इसीलिए या इसके कारण जो वर्कर्स की डिमांड थी वो केवल वेज पर नहीं निर्भर रही। What was also critical was period of employment, और वह इस पर भी निर्भर रही कि जो एम्प्लॉयमेंट का पीरियड है वह कैसा था, या रोजगार का पीरियड कैसा था, उस पर भी निर्भर रहने लगी। The numbers of days of work determine the average daily income of the worker। कह रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट था डेज और एवरेज डेली इनकम पर वर्करों का निर्भर होने लगा। जो सबसे अच्छा टाइम था वो मिड 19th सेंचुरी था, जिसमें अबाउट 10% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन वर एक्सट्रीमली पुअर। केवल शहरी क्षेत्रों की 10% जो जनसंख्या थी वो गरीब थी, यानी शहरी क्षेत्रों में ब्रिटेन के शहरी क्षेत्रों में 10% पॉपुलेशन गरीब थी। इन पीरियड ऑफ इकोनॉमिक slumps like 1830 the proportion of unemployment went up anything between 35 to 75% different again। लेकिन जो इकोनॉमिक स्लम्प एरिया था, मतलब जहाँ पर आर्थिक विकास नहीं हुआ था 1830 तक, वहाँ पर बेरोजगारी की स्थिति 35 से लेकर 75% थी, जो अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की थी।
द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर्स हॉस्टिल एंड इंट्रोड्यूस द न्यू टेक्नोलॉजी। बेरोजगारी का जो डर था लोगों के कारण, वह सबसे बड़ा डर था स्पाइनिंग जेनी का, यानी एक स्पाइनिंग जेनी यानी बुनने वाली मशीन का, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था वुलन इंडस्ट्री के लिए, जहां पर वेमेन वेयर सर्वाइव ऑन हैंड स्पाइनिंग, जहां पर महिलाएं हाथ से बिनती थी, अटैकिंग टू न्यू मशीन, और उस मशीन पर अटैक करने लगी या उस मशीन पर आक्रमण करने लगी। द कॉन्फ्लिक्ट वेयर इंट्रोड्यूस ऑफ द जेनी कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम। यह जो मतभेद था इसे पैदा किया गया और जेनी को एक लंबे समय तक चालू रखा गया। मतलब चालू रखा गया का मतलब जेनी वार को लंबे समय तक चालू रखा गया, या जेनी वार जो था वो लंबे समय तक चलता रहा। 1840 के बाद जो बिल्डिंग्स थी उन्होंने इंटेंसिफाइड करना शुरू किया, शहरों को एकीकृत करना शुरू किया, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ खोलना शुरू किया, नए नए रोजगार के अवसर बनाए गए, रोड को चौड़ा किया गया, रेलवे स्टेशन को बनाया गया, रेलवे लाइन को बिछाया गया, टनल डग यानी सुरंगों को खोदा गया, ड्रेनेज और सीवर सिस्टम को बनाया गया नदियों के से। तो इसमें कई वर्कर्स को काम मिला, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को बढ़ाया गया 1840 तक, जिसके कारण 30 सालों में लगभग बेरोजगारी की स्थिति को 30 से 35% जो था, और कहीं कहीं जो 75% था, उसे घटाकर 10% तक लाया गया। अब नेक्स्ट टर्म में हम बात करेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज। जो उपनिवेश थे, उपनिवेश का मतलब जिन पर अंग्रेजी शासन का अधिकार था या विक्टोरिया का अधिकार था, महारानी विक्टोरिया का, उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में चर्चाएं करेंगे। वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिएगा, और अपने कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।